काफी समय के बाद आप लोगों से बात हो पा रही है। तो पिछले समय में जो कुछ हुआ उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने विंग मेकर्स के बारे में सुना। विंग मेकर्स क्या हैं? विंग मेकर भविष्य के ह्यूमन हैं। हम ह्यूमन जो भविष्य में, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल हैं। जैसे बीज है और बीज का पेड़, अगर इसके बीच में समय ना हो तो वो एक साथ है। लेकिन हमें चूंकि इसको लिनियरिटी में परसीव करती है ह्यूमैनिटी की थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस, इसके बियॉन्ड की कॉन्शियसनेस इसको ऐसा परसीव नहीं करती, लेकिन हम इसको थर्ड डायमेंशन में लिनियरिटी से परसीव करते हैं। तो भविष्य के बीइंग हैं और इनकी जो काम है ह्यूमैनिटी में इंसेप्शन करना, वो आइडिया जो हो रहा है और इतना महान काम है, और इसका एक एक एस्पेक्ट इतनी क्लियर है क्योंकि इन्होंने भविष्य देखा हुआ है। और इसमें एक छोटी से छोटी चीज की भी केयर की गई है। जैसे इन्होंने नाम रखा विंग मेकर। विंग मेकर क्यों नाम रखा? इससे पहले जो ह्यूमन था और ईश्वर था, उसके बीच में इतना बड़ा गैप था कि ह्यूमन ईश्वर से बात नहीं कर सकता, उसको मीडिएटर चाहिए। पश्चिमी देशों में एंगल एंगल के पंख होते हैं, उड़ सकती हैं। और भारत में देवी देवता उड़ सकते हैं, और डिफरेंट कल्चर्स में सेम थी। गॉड को मनुष्य से दूर कर दिया और इसकी वजह से ह्यूमैनिटी का इतना डाउनफॉल हुआ। तो इनका पहला शब्द है विंग मेकर, ह्यूमैनिटी के उसके पंख वापस देना, जिससे वो ईश्वर के निकट जाके ईश्वर से बात कर सके। इस हद तक इनकी टीचिंग का ये इंपॉर्टेंस है। छोटी से छोटी चीज की केयर की गई है। और विंग मेकर से आप लोग को पता होगा, या एक और बात बताना चाहता हूँ। धरती पे हम सोचते हैं कि जो विंग्स हैं, मान लो एरोप्लेन इन्वेंट किया राइट ब्रदर्स ने। पूरी दुनिया ये मानती है कि राइट ब्रदर्स ने इसका इन्वेंशन किया था। ये सच नहीं है। इससे 2 साल पहले जर्मनी के साइंटिस्ट लोगों ने एरोप्लेन को इन्वेंट कर दिया था, और वो उसको शो करना चाहते थे। उससे थोड़े दिन पहले लोगों ने आके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? क्योंकि उस समय की चर्च की टीचिंग ये मानती थी कि ह्यूमन उड़ नहीं सकता, सिर्फ देवी देवताओं को और एंगल को उड़ने का अधिकार है। इस बात से उनका जो एरोप्लेन जो पहले से बना रखा था वो जला दिया गया। और ह्यूमैनिटी को 2 साल बाद वो इन्वेंशन मिली। इस हद तक ह्यूमैनिटी को सप्रेस किया जाता है रिलीजन के नाम पे। आप लोगों ने सुना होगा गैलीलियो को 1600 में उसने जब ये सिद्धांत दिया कि सन सेंटर में है और सारे प्लेनेट उसके मूव करते हैं, 2 डिकेड 20 साल तक वो उसको चर्च से डिफरेंट तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। सजा हुई और फांसी भी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सिद्धांत को जो सत्य था उसने बताने की कोशिश की, और चर्च को ये रास नहीं आया। आज भी ह्यूमैनिटी में रिलीजन का इतना गहरा योगदान है, और इस को हटाने के लिए जो विंग मेकर ने नाम दिया वो विंग मेकर है। ह्यूमैनिटी अपने विंग्स के साथ दोबारा ईश्वर के पास जाए, बिना मीडिएटर के बात करे, और अल्टीमेटली खुद रियलाइज करे कि वो ही गॉड है। एक ईश्वर अनेक में विभक्त हुआ और हम सब उसी का अंश हैं और वापस अपने स्वरूप को पा रहे हैं। इस हद तक इनकी टीचिंग है। इसी से एक और बात मुझे याद आई। जैसे जो इन्वेंशन हुआ एरोप्लेन का, 2 लोगों ने एक साथ किया। इसके पहले की भी आप सारी इन्वेंशन देखो तो धरती के डिफरेंट हिस्से में, उस समय जब इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं होता था, एक इन्वेंशन हमेशा साथ साथ होता था। अमेरिका में हुआ साइमल्टेनियसली, कहीं इंडिया में हो गया, बर्मा में हो गया। ट्रांजिस्टर हो या बल्ब हो या कोई भी और चीज हो, किसी एक को क्रेडिट मिल जाता है, उसके नाम पेटेंट हो जाता है और उसको नाम हो जाता है। बट फाइन, अल्टीमेटली जो है एक ही इन्वेंशन अनेक जगह होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ऊपर से मैसेज आता है कि इस इन्वेंशन का टाइम आ गया है, वो एनर्जीज या वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। कोई एक कैच कर लेता है, जो कैच कर लेता है, या कई लोग अचानक कैच करते हैं, उसमें से किसी एक का प्रोडक्ट जो सबसे पहले आता है वो मार्केट में उसका नाम हो जाता है। लेकिन हमेशा इन्वेंशन जो हैं साइमल्टेनियसली अलग एक समय में धरती के डिफरेंट हिस्से में होती हैं। और यही फ्रीक्वेंसी है। यही फ्रीक्वेंसी हमको अब बता रही है कि नया युग परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग सुन पा रहे हैं, हमेशा की तरह सारे लोग नहीं सुन पा रहे। एग्जैक्टली सेम। कौन नहीं सुन पाता? जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाता।
एक और मुझे बात याद आई। इंडिया में बहुत अच्छे संत हुए हैं। स्वामी ज्ञानानंद गिरी स्विट्जरलैंड के थे, बहुत छोटी उम्र में अपनी कंट्री को छोड़ के इंडिया में आ गए और इंडिया में क्रिया योग का अभ्यास किया। देहरादून में रहते थे, मैं मिलने की गया था एक बार उनसे, लेकिन उस समय बुजुर्ग थे, अब नहीं है शरीर में, तो थोड़ा बीमार थे, मैं उनसे मिल नहीं पाया। उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जब भाषा नहीं आती थी और इंडिया शुरू शुरू में आए तो मथुरा के एक योगी के पास रहे। वो बाल योगी थे। बाल योगी मीन्स कि उनकी एज हमेशा एक यंग दिखती थी। उनकी एज कोई नहीं जानता था, लेकिन उनको बाल योगी कहते थे। हमेशा वो 15-16 साल ऐसी इस एज के दिखते थे। वो बाल योगी के साथ उनका समय जो था, उसका एक एक्सपीरियंस था कि उन्होंने, वो जब किसी को भी इंस्ट्रक्शन देते थे अपने डिसाइपल्स को, तो बहुत धीरे बोलते थे, फुसफुसा के बोलते थे, इस टाइप का। तो लोग जब काम नहीं करते हो पाता था तो वो थोड़ा सा नाराज होते थे। और ये स्विट्जरलैंड के योगी थे, इनके समझ में नहीं आता था कि ये साफ बात क्यों नहीं कहते। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे तो हम लोग काम कर सकें, बाद में डांटते हैं। इसी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बाद में लिखा कि अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे। वो वर्बल इंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी में आए, जो ये सोचते हैं उसको हम रिसीव कर सकें। बिकॉज ऑफ दैट वो इस तरह बोलते थे। और यही स्पिरिचुअलिटी का बहुत गहरा सिद्धांत है। जो लोग भी गुरु से ज्ञान ले पाते हैं, एक गुरु होता है, उसके हजारों शिष्य होते हैं, कोई एक ही उसका क्यों बन पाता है सक्सेसर। बहुत सारे केसों में सबसे लास्ट में जो आता है वो भी सक्सेसर बन जाता है। प्रज्ञानानंद जी हरिहरानंद मिशन में बहुत यंग डिसाइपल हैं। जो हमारे क्रिया योग की परंपरा में इसमें प्रज्ञानानंद जी हैं, वो काफी यंग डिसाइपल हैं। उनके पहले के बहुत लोग थे, लेकिन क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गए, जब वो फ्रीक्वेंसी से मैच हो गए तो वो डाउनलोड हो जाती है इंफॉर्मेशन। अधिकांश लोग, हम लोग जो हैं, इंफॉर्मेशन को माइंड के लेवल पे रिसीव करने की कोशिश करते हैं, और वो बाधा है। माइंड रिजेक्ट कर देता है, माइंड डिनायल मोड में आ जाता है, और जैसे ही वो डिनायल मोड में आता है वो इंफॉर्मेशन छूट जाती है। माइंड की लिमिटेशंस इतनी ज्यादा हैं क्योंकि माइंड पास्ट से फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो उसमें सेव हैं, उससे वो फ्यूचर को प्रोजेक्ट करता है, और उसमें जो कुछ उसको समझ में आता है वो तो पहले से ही वो जानता था। उतना समझ में आया, उसको रिसीव किया। बाकी को जो जो उससे ज्यादा जरूरत थी उसको वो डिनाई कर देता है। इसीलिए जो भी फ्रीक्वेंसी में आता है वो उसको रिसीव कर लेता है। परमहंस सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने मेंशन किया, अनेक साल वो शिवानंद जी के साथ रहे, और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सिर्फ 12-13 मिनट थे। उन्होंने अपनी कुटिया में बुलाया, इन दैट मोमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, और वो परमहंस योगी बन गए। ये हमारा काम है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को रेस करें, इसीलिए लगातार फ्रीक्वेंसी की बात होती है। मैसेज तो टेलीकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, महातार बाबा जी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, रिसीव कम को ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कर पा रही, या हमारे ग्रुप में सब लोग उसको लगातार क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे, एक जैसा क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे? क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा काम है कि हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएं, और जैसे ही हम मैच हो जाएंगे हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। जब हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेंगे तो डाउट नहीं बचेगा। तब हम अपने काम के प्रति पूरी तरह सजग हो सकते हैं, पूरी एफिशिएंसी से हम उस काम को कर सकते हैं। तो ये तो विंग मेकर की टीचिंग की शुरुआत है। विंग मेकर की टीचिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर नेरुदा का 62 पेज का इंटरव्यू, जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट को इतनी बुरी तरह से हटाता है कि एक बार पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतनी ज्यादा जमीन खिसकती है कि आई डोंट नो, मे बी 50-60-70% पीपल जो है उसको डिनाई कर देते हैं। वो अपने अभी तक की कंडीशनिंग से उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जो कुछ इन्होंने इसमें कहा कि ये बॉडी स्पेस सूट है, ये तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया था कि हमारी बॉडी स्पोर्ट्स, ये शरीर है, ये वस्त्र है, वस्त्र की तरह आत्मा बदलती रहती है। बस इतना ही महाभारत में था। इसके अलावा सेकंड बबल, पोर्टल, ग्रैंड पोर्टल, ये सब महाभारत में कुछ नहीं है। लेकिन इतना हिस्सा चूंकि महाभारत में था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू का इतना हिस्सा सही है, बाकी हमें नहीं पता। ये भी ह्यूमन की कंडीशनिंग का हिस्सा है कि जैसे वो इस टीचिंग को कुरान में इसका रेफरेंस ढूंढने की कोशिश करे, पतंजलि योग सूत्र में ढूंढने की कोशिश करे, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टीचिंग इस समय के लिए है। पतंजलि योग सूत्र जिस समय के लिए जरूरत थी उस समय वो टीचिंग आई होगी।
महाभारत की जिस समय टीचिंग थी वो टीचिंग आई होगी। अब जो टीचिंग है वो हमें युग परिवर्तन के लिए जैसे ही समय तैयार हुआ, कॉस्मिक सन से रेज आनी शुरू हुई, हमें इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। चाहे वो लॉ ऑफ वन हो, चाहे वो विंग मेकर की टीचिंग हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे जब कोई भी इन्वेंशन होता है तो वो इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी जाती है, कॉस्मिक प्लान अनफोल्ड होना शुरू होता है, और अब हम इस प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी बहुत अच्छा कोट है। जब उनसे लोगों ने पूछा कि इतनी बड़ी आपने रिसर्च की, नोबेल प्राइज मिला रिलेटिविटी की थ्योरी पे, तो उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मेरी कॉन्शियसनेस रेडी थी, या उन्होंने तो ये कहा कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस रेडी थी, तो मैंने सिर्फ खिड़की से बाहर झांका और वो इंफॉर्मेशन मुझे दे दी गई। बिल्कुल ऐसे ही डिवाइन प्लान होता है। हम सिर्फ जाग नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हम फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं कर पाते, इसलिए इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि हम इसको जाने। और इनकी टीचिंग का जो एक हिस्सा जो ईश्वर या भगवान के प्रति और धर्म के प्रति था विंग मेकर की टीचिंग में, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग का हिस्सा है जो उनकी प्रैक्टिस और हमारे हार्ट वर्च्यूज, 6 हार्ट वर्च्यूज के बारे में उन्होंने जो बोला। एक मिनट, वो एनी हाउ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, कोई बात नहीं। 6 हार्ट वर्च्यूज में फॉरगिवनेस और आभार, और ये 6 हार्ट वर्च्यूज आपके ग्रुप में शेयर हैं। इसके अंदर इसका बीज है, क्योंकि हमारे माइंड की जो लिमिटेशंस हैं और हमारे हार्ट के अंदर पोटेंशियल है, इंफॉर्मेशन हार्ट के अंदर सेव है, और जो भविष्य है वो वननेस पे है। सेपरेशन बेस्ड की कॉन्शियसनेस अब तक थी, और इस वननेस को एक्सपीरियंस करने में जो बाधा है वो हमारा हार्ट है। हार्ट सर्वाइवल मोड में है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये कन्फ्लिक्ट है। और इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमारा काम है कि हम अपने हार्ट पे काम कर पाए। उनकी टीचिंग, उनकी प्रैक्टिस और अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमें हार्ट को अगर ओपन कर पाएंगे, इन दैट वे हमारे लिए जर्नी बहुत आसान होगी। और उसका जो एक हिस्सा है फॉरगिवनेस, ये सारे 6 हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी कम नहीं है, लेकिन फॉरगिवनेस ह्यूमैनिटी के लिए फर्स्ट स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आकाशिक रिकॉर्ड में, कलेक्टिव माइंड में ह्यूमैनिटी की सारी इंफॉर्मेशन सेव है। उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी किया जा सकता था। अब कोबरा ने बताया कि वो इंफॉर्मेशन, वो जो मैनिपुलेशन वाला हिस्सा है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पास्ट की जो मेमोरी है ह्यूमैनिटी में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, लास्ट सेंचुरीज, क्या पिछले 2000 सालों में देखें तो 2000 सालों में 10,000 वार हुई हैं। हर साल में 5,000 वार होती हैं। हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो राजपूत और मुगल, पूरी जो ये वाला टाइम था ये लड़ाई में बीता है। पिछली सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, सेकंड टाइम इंडिया पाकिस्तान, एंड सो ऑन वर्ल्ड वाइड, और इस समय भी रूस और यूक्रेन में हो रही है। इस वार में जो सफर होने वालों की मेमोरी है, उस मेमोरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। हम उसी मेमोरी से फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए हम डरे हुए रहते हैं। ह्यूमैनिटी डर और उसमें जी रही है, और आकाशिक रिकॉर्ड को हम सारे एक्सेस करते हैं। जैसे जब साइबेरिया में ठंड पड़ती है तो पंछी इंडिया में आ जाते हैं, उन्हें कैसे पता कि इंडिया में भोजन है या इंडिया में गर्मी है? उनके पास तो जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, उन्हें कैसे, कौन रास्ता बताता है? वो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जानवर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ह्यूमन एक्सेस करता है लेकिन अनकॉन्शियसली करता है। जब अनकॉन्शियसली वो एक्सेस करता है तो वो उस इंफॉर्मेशन को खाली, उसमें जो डर की इंफॉर्मेशन है उसको हमें रिप्लेस करना है नए युग के लिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपने फॉरगिव कर पाएंगे अपने आप को करेंगे। इसलिए क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपराध बोध में जीते हैं। उस अपराध से हम तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम अपने आप को माफ करेंगे, और हम सबको माफ कर पाएंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ग्रुप में हम हर तरह के लोग हैं, मेल फीमेल। जो फीमेल इस समय इस स्पेस सूट में, जो फीमेल बॉडी में है, आत्मा तो सबकी एक है, उनके अंदर मेमोरी है पिछले समय में जो अत्याचार हुए हैं, ह्यूमैनिटी ने औरतों पे जो अत्याचार किए हैं। यूरोप में औरतों को जला दिया जिनके अंदर पैरानॉर्मल कैपेबिलिटीज थी, एबिलिटीज थी, उनको कह दिया कि ये चुड़ैल हैं, ऐसा कह के जला दिया।
वहां इंडिया में हर 8 मिनट पे एक रेप होता है। जब भी कोई दो देशों में युद्ध होता है तो सेना को एक तरह से जीतने पे यह अधिकार दे दिया जाता है कि वहां की औरतों के साथ रेप करो। उस रेप की और इसके अलावा सेक्सुअल मिस अब्यूज होते हैं फैमिलीज में, शर्म के मारे बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। उनकी वजह से औरतें एक आधे समाज से पुरुषों के प्रति डरी हुई रहती हैं, या अंदर डीप डीएनए में ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है कि ये खतरनाक है। उनसे कैसे वो वननेस कर पाए। मेरी सिस्टर है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में से अच्छी बातें करता हूँ। तो वो एक बार कहती है कि प्रवीण, जब कभी लव की फीलिंग होती है, आप लोग जानते हो कि प्रेम जब आता है तो कैसे वननेस की फीलिंग होती है। तो कहती है पूरा जगत मुझे एक लगता है, सारे जानवर पेड़ पौधे, लेकिन इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि मेमोरी है उससे, ह्यूमन के अंदर मेमोरी है। बोथ वे, दोनों जो सेक्स हैं उनको हमें माफ करना है, कंप्लीट सरेंडर करना है और माफ करना है। जब हम ये माफ कर पाएंगे तो आकाशिक रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। उस आकाशिक रिकॉर्ड से जिसको अब तक ह्यूमैनिटी एक्सेस करती थी वो बदल जाएगा। जब वो जैसे, ये एक सर्किल है। अभी आकाशीय रिकॉर्ड ऐसा है, इसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम बदलेंगे आकाशीय रिकॉर्ड चेंज होता जाएगा, उसकी वजह से वो लोग भी जो अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं है या युग परिवर्तन के बारे में नहीं जानते, नहीं सुन रहे हैं, उनकी भी मेमोरी चेंज हो जाएगी। पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, वो मेमोरी सिर्फ एक कलेक्टिव रिकॉर्ड में है। उस रिकॉर्ड को ह्यूमैनिटी एक्सेस करती है, और उसको हम जब चेंज करेंगे तो आने वाले समय में जो ये जो प्रोसेस है ये और बहुत फास्ट होगा। हम एक्सपोनेंशियल प्रोसेस के हिस्से में आ गए हैं। हम एक्सपोनेंशियल इस डायरेक्शन में ग्रोथ होने वाली है। मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, लेकिन वो बाद में। जब हम इस तरह हार्ट को अपने ओपन करते हैं तो एलिजाबेथ हाइज की मैं कभी कभी उनको कोट करता हूँ। उनकी भी ऑटोबायोग्राफी इनिशिएशन नाम से है, मुझे बहुत पसंद है। उनकी एनलाइटमेंट से कुछ पहले जब वो लास्ट में थी और काफी समय अटकी रही, एनलाइटन नहीं हुआ, तो एक बार उनको मेडिटेटिव स्टेट में, ट्रांस में, उनको दिखाई दी 7 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी छोटी सी थी, उन्होंने जंप कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ सीढ़ी तक तो होती गई। उसके बाद सीढ़ी बहुत ऊंची होती चली गई। फिफ्थ सीढ़ी में बहुत अटकी रही, कोशिश की, हाथ पांव मार के 6 पे पहुंच गई। अब 6 के बाद लास्ट सीढ़ी थी, उसके बाद वो वहां पे इम्पॉसिबल था। खूब कोशिश कर ली, कोई तरीका नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो सरेंडर कर चुपचाप कि अब क्या करें। इतने में एक वहां पे आदमी उन्हें दिखाई दिया, बुजुर्ग आदमी। तो उसने कहा मैं तो यहाँ सदियों से इसी पे अटका हुआ हूँ, यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है, ये ट्रैप है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने, एलिजाबेथ हाइट ने कहा कोई बात नहीं, हम दो हैं, मैं अपने आप को झुकती हूँ, आप मेरे ऊपर पाँव रख के चले जाओ, थोड़ा सा जो फासला है वो पूरा हो जाएगा। और जैसे एलिजाबेथ ने अपने आप को इस स्टेज में रखा, उस आदमी ने उनके ऊपर पाँव रखा और वो डिसअपियर हो गया। शी वाज बियॉन्ड दैट लेवल, वो उसको पार कर गई। यही यही जो फीलिंग है, ये हमें नए युग में ले जा सकती है। दूसरे को अपने लिए उन्होंने ऑफर किया और वो उस लेवल में चली गई, और इस स्टेज पे सारे अटक जाते हैं। अपने जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा एनलाइटमेंट, और एनलाइटमेंट सामने खड़ा है, सिर्फ एक कदम दूर है। उस एक कदम में कौन पहले जाएगा दो में से? अगर मैं उसको धकेल के मैं आगे जाना चाहता हूं तो मैं रुक जाऊंगा। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, वो उस पार हो गई। इस स्टेज में हम सब अटकेंगे। उस स्टेज में हम जब अटकेंगे तो उसके लिए अभी से हमारा काम है कि हार्ट को ओपन करना। आप सोचो कि कितना बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और सफर है। हम अभी अपनी ट्रेन की सीट किसी को नहीं दे पाते, एनलाइटमेंट की सीट जब देने की बात आएगी तो क्या दे पाएंगे? है ना? इसको हम तभी दे पाएंगे जब हम अब से लेकर तब तक काम करेंगे जो बहुत पास आ गया है। और ये हम आराम से कर सकते हैं, बस सिर्फ एक समझने की तो बात है। इस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में, इस माया में, इस सपने में ही तो ऐसा है। इसके पार जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हार्ट के लिए हमें इसलिए भी हार्ट पे बहुत काम करना है। जो विंग मेकर की टीचिंग में हार्ट पे हमें काम करना है, तो जो उसका दूसरा हिस्सा है एप्रिसिएशन, आभार। ये ह्यूमैनिटी में पता नहीं क्यों इतना कम है। क्रिटिसाइज तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन एप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाते?
इस पे हमें अब काम करना है। इतना एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड जुड़े हुए हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं है इसलिए एप्रिसिएशन नहीं है, अगर एप्रिसिएशन होगा तो ग्रेटिट्यूड अपने आप आएगा। जब ग्रेटिट्यूड आएगा तो हमारी रियलिटी ग्रेटिट्यूड की कॉन्शियसनेस क्रिएट करेगी। तब उसको पता है कि मेरे लिए ग्रेटिट्यूड करने का यूनिवर्स एक और मौका देगा। और लेकिन हम अप्रिशिएट कर नहीं पाते। गौर हरि जी ने पोल शिफ्टिंग पे इतना रिसर्च करके वीडियो बनाई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। उस वीडियो के भी जो लाइक और डिसलाइक का रेशियो है उसमें 2% डिसलाइक है। कोई कारण हो सकता है डिसलाइक करने का, हो सकता है आपको कंटेंट समझ ना आई हो, कोई भी बात हो सकती है। ये ह्यूमैनिटी की आदत है। फ्री में भी इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो भी हम उसको क्रिटिसाइज करने में आगे रहेंगे, ना कि थैंकफुलनेस। ये अप्रिशिएशन करने की हमें आदत डालेंगे तो हमारे जो जर्नी है बहुत फास्ट होगी। ये हमारी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ हमने देखना छोड़ दिया है, माइंड का वो हिस्सा एक्टिव नहीं है अभी जो इसको परसीव करता था। बस उसको एक्टिव करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम झूठी तारीफ करना शुरू कर दें सबकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रास्ता सच का है। सिर्फ हमारा वो जो असली एक्टिवेशन है वो हमें एक्टिवेशन लाना है, उसको फील करना है कि कितना। आप सोचो अगर इस बात पे भी कि इतनी बड़ी जनसंख्या में 8 खरब लोग में कितने सिलेक्टेड ग्रुप हो आप लोग जो इस इंफॉर्मेशन को आपके पास एक्सेस है, कितना बड़ा ग्रेटिट्यूड और आभार की बात है। सिर्फ एक जिंदगी में हमारे पास एक मौका है इससे मुक्त होने का। इससे पहले लोग सदियों भटकते रहते थे लिबरेशन के लिए। तो कितनी ऐसी अनगिनत बातें हैं। सिर्फ हमारी आदत छूट गई है, सिर्फ हमारा देखने का दृष्टिकोण दूसरी तरफ हो गया, इसकी वजह से हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो इन दो कामों पे हम शुरुआत करें, फॉरगिवनेस और अप्रिशिएट। क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग के नेक्स्ट फेज में आ चुके हैं। और इस फेज में हार्ट की इंपॉर्टेंट क्यों है? विंग मेकर क्यों इतनी हार्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं? हम हार्ट के थ्रू कनेक्टेड होंगे। जो भी हार्ट के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे, कनेक्शन बन जाएगा, जब ये पोर्टल ओपन होगा वो सारे एक साथ उस एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे। और लेकिन हम कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब हम अपने हार्ट को जोड़ पाएंगे, हार्ट को ओपन कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, रियल हमारा हार्ट वननेस को फील कर पाएगा। तो ये हमारा काम है। और इस काम को करने के लिए जो हमारी अब तक जो हमने पिछला 1 साल था या कुछ जो समय हमने बिताया, वो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सही है कि नहीं है पता नहीं, आने वाले कैसे हम इसको पढ़े, माइंड के थ्रू प्रोसेस करते रहे। अब हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उस पर काम करने का समय है। जो हमने अब तक सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है, ताकि हम कम समय में जब वो इवेंट हो, पोर्टल हो, खुले तो हम उसके लिए एलिजिबल हो। नहीं तो रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट फेज में होगा। फेज कई फेज में होगा। और गुड न्यूज ये है, कल से, आज रात से डायमेंशन का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। कोई भी जो एलिजिबल है उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकता है, वो एंटर करने के लिए एंटर कर सकता है। पोर्टल्स आर ओपन। जो भी इस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकता है उन सबका स्वागत है। नहीं कर सकते तो अभी हमारे पास समय, फेस्ड मैनर में ह्यूमैनिटी मूव करना शुरू हो गई है। ये ब्रिज बनना शुरू हो गया है कल रात से। ये सुमी जी का मैसेज था तो मैंने कहा चलो आज सबके साथ इसको शेयर करते हैं। कितनी कमाल की बात है कि हम नेक्स्ट फेज में इवेंट के पास आ रहे हैं। और इवेंट को बैक से हमने देख लिया है। कोई भी जो लोग तैयार हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बातें हो जाएं, पोल शिफ्टिंग, सोलर फ्लेयर, क्या होगा, दुनिया जलेगी, प्रलय आएगी, कुछ नहीं। जो तैयार हैं वो इस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होगा। सिर्फ प्रॉब्लम है उनकी जो अभी इस फेस में नहीं आए हैं, वो भी आएंगे, देख के आएंगे, ब्रिज बनने के बाद आएंगे। कुछ लोगों को तो सबूत चाहिए, उसके बाद ही माइंड कहता है, नहीं तो माइंड कहता है ऐसे कैसे होगा, डिनायल कर देते हैं। इसके अलावा गौरव जी ने कल टेनेट पे सेशन किया है, तो टेनेट के सेशन से मल्टी डायमेंशनलिटी और इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने की जरूरत है। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। मल्टी डायमेंशनलिटी को हमें एक्सपीरियंस करना है। तो मैं एक अपनी जिंदगी का लाइव एक्सपीरियंस आप लोग को सुनाता हूँ और आप लोग के विचार उसके बाद मैं सुनूंगा।
यहाँ जर्मनी के पास डेनमार्क है, वहां पे बारिश बहुत होती है। उसके वहां के बारे में कहावत है कि या तो बारिश अभी बंद हुई है या होने वाली है। इट मीन्स कि वहां पे ऑलवेज बारिश होती है। तो एक बार मैं जर्मनी से डेनमार्क जब घूमने के जा रहा था, तो कार ड्राइव कर रहे थे, कार का पीछे का वाइपर पहले से खराब था, एक दो दिन पहले हो गया था, रिपेयर कराने का टाइम नहीं मिला, और अचानक बहुत तेजी से बारिश हुई और दिन में ऑलमोस्ट रात हो गई, और उस मोमेंट पे आगे का वाइपर भी, उसकी रबड़ जो है निकल गई। अब पानी था, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, और कार काफी स्पीड से ड्राइव कर रही थी, टेंशन थी। खैर एनी हाउ बचे। संडे का दिन था। डेनमार्क में संडे के दिन हर कोई भी काम नहीं होता। पेट्रोल पंप खुले होते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पे आप मैनुअल से पेट्रोल ले सकते हैं अपने कार्ड से पेमेंट करके। अदरवाइज पेट्रोल पंप पे वाइपर चेंज हो जाते हैं। कोई गैरेज नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, और बिल्कुल बंद आंखों से ड्राइव करते करते बहुत स्ट्रेस और टेंशन थी। तो मैं ड्राइव करते करते अचानक एक मैंने राइट टर्न ले लिया, बिना किसी प्लान के, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। राइट टर्न में थोड़ा आगे गए तो वहां पे, यहाँ पे ऑटो को रिपेयर कराना कठिन होता है कार को, तो कबाड़, जो ऑटो की कबाड़ की दुकान थी, वहां पे 50-60 ऑटो खड़े हुए थे। वो कबाड़ है, उसमें से कोई भी सामान उसमें से ले सकता है। वहां पे मैंने कार से अपना दोनों वाइपर चेंज किए, पीछे का भी इसी बहाने चेंज हो गया, और मैं आया। तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि ये क्या था? ये मैनिफेस्ट हुआ उस मोमेंट में, मेरी कॉन्शियसनेस ने मैनिफेस्ट किया? ये चमत्कार था, या ये इंट्यूशन था कि यहाँ पे कुछ होगा, जबकि मेरे पास लॉजिकल तो कोई रीजन नहीं था उस जगह जाने का, उस गली में मुड़ने का? हो सकता है कि आप इन तीनों बातों को में से कोई ना कोई एक कारण मान लें कि चमत्कार हुआ, क्रिएशन हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ, या इंट्यूटिव मुझे पता लग गया कि मुझे यहाँ पे मुड़ना चाहिए। मैं नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हमेशा बाद में सोचता हूँ कि वो उस मोमेंट पे वहां पे प्रकट हुआ हो? हम अगर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में हैं, ये जगत माया है, इस सपने में हम कुछ भी, सपना है, तो क्या वहां पे वो जस्ट इन टाइम वो गैराज प्रकट हुई, और जब मैं वापस आया तो वो गैराज वहां पे नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग विचार करें। जब आप विचार करेंगे तो मल्टी डायमेंशनलिटी को समझने के लिए कॉन्शियसनेस एक स्टेप और रेडी होगी। मैं तो बहुत बार सोचता था कि मैं दोबारा उस जगह जाऊं और एक बार देख के आऊं कि वो वहां पे है कि नहीं। लेकिन मैं दोबारा जाऊंगा तो फिर वहां पे क्रिएट हो सकती है ना? धरती का एंड कभी भी नहीं मिलेगा, साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि जब भी वो एंड देखेंगे वहां पे कॉन्शियसनेस उसको क्रिएट कर देगी। कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, और कॉन्शियसनेस, ये सारे पार्टिकल एक फॉर्म ले लेते हैं, और वो फॉर्म हम एक्सपीरियंस करते हैं। बहरहाल, आप इस पे विचार करो कि क्या जो जगत हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये विदाउट एनी टाइम गैप हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, दैट इज, एवरीथिंग इज होलोग्राफिक। इस होलोग्राफिक में हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम ये जान जाएंगे कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इस इवेंट को अपने मैनेज कर पाएंगे। कैसा भी इवेंट हो, चाहे सोलर फ्लैश या पोल शिफ्ट, या इससे भी बड़ी बात, हम एक स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट कर सकेंगे। दो ही ऑप्शन है, इवेंट तो फिक्स है, इवेंट तो होगा, पोल शिफ्ट भी होंगे। अब इन दोनों में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम डिलीवर्ड हैं एक सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन है, या हम उस सिचुएशन को अपने हाथ में लेके कंट्रोल करें अपने लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। तो इन दो सिचुएशन में सबको अपने आप सोचें कि आप किस तरफ हैं, और अगर इस तरफ हैं तो आपको कितना अपने ऊपर काम करना है। हम 2027 में नए युग में धरती होगी। 2027 के बाद ये जो अभी तक का जो ईयर का सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ईयर शुरुआत हो जाएगा मानवता के लिए, नए एरा की शुरुआत होगी। इन 4 सालों में हम कैसे अपने आप को इस हद तक तैयार कर पाए कि हम इवेंट को अपने हाथों में लें और मानवता को बचाएं? तो ये हमारे काम है, और इस काम को, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है और आकाशिक रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, कार्मिक पैटर्न के बारे में गोबरा की कितनी ब्यूटीफुल पोस्ट है कि अब हम कार्मिक से मुक्त हो सकते हैं। सबके लिए, सबके लिए इक्वल ऑफर है, सब मुक्त हो सकते हैं। ये तो है नहीं किसी एक के लिए ऑफर है किसी दूसरे के लिए नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ लोग डिनायल कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे शास्त्र मना करते हैं। शास्त्रों की बातें ये लोग हमारे शास्त्रों को खंडित कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल के पश्चिमी देशों की ज्ञान ला रहे हैं। डिनायल करने के 1000 बहाने हैं। लेकिन चेतना इवॉल्व होती है,
और जो नेक्स्ट फेस है ह्यूमैनिटी का, उस फेस में कर्म की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो हर एक के लिए इक्वल चॉइस है। इक्वल चॉइस है तो जो भी एक्सरसाइज करेगा या डिनाई करेगा, ये आप लोग, हम सब लोग अब कर्म से मुक्त हो, ये हमारा काम है। बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग से कि कर्म सिर्फ ज्ञान की अग्नि से कर्म जल सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमें सपोर्ट कर रही है। और जो कार्मिक मैनिपुलेशन का जो सिस्टम था, जो इस मैट्रिक्स का सबसे डीप हिस्सा था हम लोग को रिसाइकिल करने के लिए, मरने के बाद गए इटरनल लाइट वहां पे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखा दिया ये आपने खराब काम किए हैं, या ये काम आपने उतने अच्छे नहीं किए जितना अच्छा कर सकते थे, आपको दोबारा आपको दोबारा भेज देते हैं ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाए। अर्थ को ये स्कूल, ये भी इस मैनिपुलेशन का हिस्सा है ना। तो अब हम ये जान के हमें दोबारा नहीं आना, दोबारा नहीं आना इट मीन्स कि हमने अपने सारे जो कुछ था सही गलत ये सब हम सीख के कर्म से मुक्त हो रहे हैं। और जो हमारे पास मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको हम बार बार देखते हैं, उसके सबसे नीचे की जो दो हिस्से हैं वो शर्म और अपराध बोध। इन दोनों को हमें एक बार बहुत गहरे से समझना है कि ह्यूमैनिटी किन बातों में सबसे ज्यादा शर्म और अपराध में जीती है। मैं समझता हूं कि ह्यूमैनिटी, हम लोग मैच्योर ग्रुप हैं और वैसे तो ताबू थेमा है, लोग कम बात करते हैं। ह्यूमैनिटी सेक्स का जो अपराध बोध है और सेक्स का जो शर्म है, वो ह्यूमैनिटी में बहुत डीप रूटेड है। उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ह्यूमन का जो नेचर था, जो ह्यूमन ह्यूमन को लो करने के लिए जो कुछ नॉर्मल था, उसको अगर अपराध सिद्ध कर दिया जाए, और सारे धर्मों में एक साथ, कुछ बातों में धर्मों में अलग अलग टीचिंग है, जैसे कुछ पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन इस सेक्स के विषय में सारे धर्मों की एक ही टीचिंग है। इसको बहुत लोअर कर दिया, और जब लोअर हुआ तो जो नेचुरल था वो अननेचुरल हो गया। अननेचुरल हुआ तो उसकी वजह से इच्छाओं का दमन और अपराध और शर्म, ये ह्यूमैनिटी में बहुत गहरे में बैठ गई है। ये एक दिव्य एक्ट था और दिव्यता को अपराध में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको भी अगर अपने अंदर से समझेंगे तो हम आकाशिक रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को फ्री कर सकते हैं। जो भी है, इस पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो इसके अलावा एक और मल्टी डायमेंशनलिटी से संबंधित एक और कहानी मेरे दिमाग में इस समय आई। कुरान की कहानी है कि एक बार हजरत मोहम्मद जो पैगंबर थे, उनको कोई क्वेश्चन का आंसर, मुझे पता नहीं क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था या उनको इनविटेशन आया कि आप ऊपर के डायमेंशन को देख सकते हो। तो उनके लिए व्हीकल तो गलत शब्द है, आधा घोड़ा और आधी वुमेन टाइप का एक जानवर था जिसके थ्रू वो हायर डायमेंशंस में गए। जब वो वापस आए तो अर्थ पे 12 साल का समय बीत चुका था, क्योंकि इन दो डायमेंशंस में टाइम का बहुत फर्क होता है। लेकिन जो अर्थ के लोग थे उनको ये पता नहीं लगा, क्योंकि पूरी, जब वो गए तो अर्थ स्टैंड स्टिल हो गई। अगर दूध उबल रहा है तो जैसे मान लो फैल रहा है तो बिल्कुल वहां पे आके रुका रह गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसके बीच में मान लो क्या 12 साल का गैप हो सकता है? अगर मान लो गैप हो जाए, मैं बोल रहा हूं और स्टैंड हो जाए, हम सब स्टेबल हो जाएं, इसके बीच में गैप हो गया हो, हमें कैसे पता लगेगा? और उसके बाद जब हम दोबारा कॉन्शियसनेस में आए तो बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू हो जाए जहां पे छोड़ा था। कहानी है, कहानी का भी कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मल्टी डायमेंशनलिटी है, इसमें हमारा पूरा जीवन एक रील की तरह है। जैसे पिक्चर, पहली पुरानी पिक्चर होती थी, उनकी 3 घंटे की पूरी रील होती थी, इतना बड़ा रोल होता था। उस रोल में ही हमारा जीवन है। उस जीवन में अगर हमारी कॉन्शियसनेस गैप क्रिएट कर सके, अभी हम बहुत स्लो सोचते हैं, हमारे माइंड की कैपेसिटी कम है, इसलिए हम उसको लीनियरिटी परसीव करते हैं। अगर हम गैप कर सकें तो हम स्पॉन्टेनियस हीलिंग कर सकते हैं। मान लो इस हिस्से में बीमार हैं, एक्सीडेंट हुआ और कोई दिक्कत है, और उसके बाद का हिस्सा है जहां पे हम ठीक हो गए कुछ रील के बाद, अगर हम इसके बीच का ये हिस्सा हटा के ये हिस्सा जोड़ दें तो इमीडिएटली हम स्पॉन्टेनियस हीलिंग कर सकते हैं। इसको बस समझने के लिए आज का विचार खाली इतना कि हो सकता है
कि टाइम गैप हम कर सकें। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ह्यूमैनिटी को जरूरत पड़ी, ये प्लान बी और प्लान सी का हिस्सा है, अगर सोलर फ्लैश या पोल शिफ्ट के समय ह्यूमैनिटी में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हुई, तो कुछ लोगों को स्पेसशिप से सेव किया जा सकता है। ये प्लान बी और सी है। हो सकता है कि जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़े तो वहां पे से 1 घंटे का समय, और हम जब अर्थ पे वापस आए तो अर्थ पे पूरा सब ठीक ठाक हो गया है। इस आइडिया को भी अपने माइंड में जमने दें। अगर संभावना हुई, अगर जरूरत हुई, तो हम रेडी हैं, ट्रस्ट है, और हम अब इस प्लान का हिस्सा हैं। तो इन बातों के साथ काफी 40 मिनट हो गए। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस, डिस्कशन, whatever way you want to see.